नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के सामने लेकर आते हैं ताकि उनसे जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकें और साथ ही उनके बारे में हम आपको जानकारी भी दे सकें। आज का विषय है धान फसल में कीट व रोगों की रोकथाम और साथ ही दूसरा विषय है केले की खेती का प्रबंधन। धान से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, अगर आपका कीट बीमारियों से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कॉल करें। और साथ ही केले की फसल की बात करें तो उसका किस प्रकार प्रबंधन किया जा सकता है, किस तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करें और अच्छी फसल अच्छी फल प्राप्त करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 2 टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 1800113060, दूसरा नंबर नोट कर लें 1800113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो इंतजार किस बात का, फोन उठाएं और अपने सवाल हेलो किसान में पहुंचाएं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं स्टूडियो में, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। और डॉक्टर दिनेश कुमार हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिनेश आपका कार्यक्रम में। और आप धान के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे और जो भी उनके सवाल होंगे उन सवालों के जवाब भी आप डॉक्टर दिनेश जी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर RS सेंगर, आप प्रोफेसर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप केले की फसल के बारे में जानकारी देंगे। तो दोनों ही विषयों के बारे में हमने आपको बता दिया है। दोनों टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। अगले 1 घंटे तक आपके सवाल और जवाबों का सिलसिला चलता रहेगा। तो पहला विषय, जैसा कि हमने आपको बताया कि धान फसल में कीट और रोगों का प्रबंधन किस प्रकार से करें। बहुत जगहों पर धान फसल कट गई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि लंबी अवधि वाली फसल जिन किसानों ने ली थी उनकी फसल अभी भी खेतों में है और इस स्टेज पर कई बार बीमारियों की और कीट की आशंका रहती है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें, किस तरीके से अपनी फसल को बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि दूसरा हमारा विषय केले की खेती के प्रबंधन की बात करें तो केला अपने आप में बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही पोषक फल है और ये भी कहा जाता है कि हर आम और खास की पहुंच में है। और बच्चों में या फिर बड़ों में जब पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है, इसकी कमी होती है, तो केला सबसे पहले डॉक्टर उन्हें खाने के लिए कहते हैं। और अगर हम केले की खेती की बात करें तो लगभग अब पूरे देश में इसकी खेती बहुत ही आसानी से की जा सकती है। लेकिन किस तरीके से टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करें, कैसे केले के तने की बात करें या फिर उसके पत्तों की बात करें, उससे भी हमारे किसान कमाई कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं धान के बारे में। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में तो धान की कटाई हो गई है, कहीं हो रही है, और कुछ ऐसी जो वैरायटी हमारे किसानों ने ली थी जो लंबी अवधि वाली थी वो अभी भी खेतों में है। ऐसे में क्योंकि पीछे हमने देखा कुछ बारिश भी हुई है तो आर्द्रता बढ़ जाने की वजह से कई बार आशंका रहती है कि कीट और बीमारियां आ सकती हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, धान की फसल अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। जो आपने आज तक मेहनत की है, इस फसल की देखभाल की है, इसमें खर्चा किया है, उसका परिणाम आपके सामने है। कुछ फसल आपकी पक चुकी है जो आपने कटाई भी कर ली और देखने में आ रहा है किसान भाई अब उसको लगातार मंडियों में बेच रहे हैं। दूसरी तरफ अभी खेत में भी धान की फसल खड़ी हुई है और लगभग 20-25 दिन और लगेंगे आपकी इस फसल को पकने में। इस बीच आपको ध्यान रखना है कि फसल में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि संभावना होती है कि इस दशा में कीट और बीमारी का प्रकोप बढ़ सकता है। आप इस फसल की देखभाल करें, साथ ही साथ इसकी जो कटाई आपको करनी है, जब पकने के लिए तैयार आ जाए उसके कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको खेत से पानी निकालना है। साथ ही साथ कुछ किसान भाइयों ने फसल धान की काट रखी थी और कटी हुई फसल खेत में पड़ी थी, ऊपर से बरसात आ गई, थोड़ा बहुत इसमें हानि भी हुई है आपकी फसल की। तो इन सब बातों पे, विषयों पे आज जो है चर्चा होगी हमारी आपसे। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरह से चर्चा होनी जरूरी है क्योंकि बारिश हुई तो उससे कुछ हमारे किसान हैं जिनकी फसलों को नुकसान भी हुआ। कुछ किसानों की फसल बिल्कुल तैयार थी, उस बीच बारिश हो गई। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी फसलें अभी भी खेत में है और लगभग 10 से 15 दिनों की भी उसमें भी कह सकते हैं कि इंतजार है जब वो कटाई के लिए फसल तैयार होगी। तो दोनों ही जो स्थितियां हैं उसमें हमारे किसानों को क्या करना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान ना हो, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आपके सवाल लेंगे।
धान की फसल में पत्ती लपेटक जैसे रोग ना लगे और पौधे में ज्यादा कल्ले निकले, इसके लिए किसान आधुनिक के साथ साथ देसी तरीके अपनाते हैं। धान में ब्लास्ट रोग की बात करें तो इस रोग के प्रमुख लक्षण पौधों की पत्तियों, तना, गांठों व बालियों पर दिखाई देती है। इस रोग में पत्तियों पर आंख की आकृति या सपीलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग से तना सिकुड़कर गिर जाता है। इस रोग का प्रकोप जुलाई से सितंबर माह में अधिक होता है। वहीं कीटों के प्रकोप की बात की जाए तो तना छेदक व गुलाबी तना भेदक कीट की सुंडी अवस्था काफी नुकसानदायक होती है। इसमें सुंडियां मध्य कलिकाओं की पत्तियों को छेद कर अंदर घुस जाती है और अंदर ही अंदर तने को खाती हुई गांठ तक चली जाती है। इसका प्रकोप पौधे की बढ़वार अवस्था में ज्यादा होता है, जिससे बालियां नहीं निकल पाती है। इसकी रोकथाम के लिए ध्यान रखें कि फसल की कटाई जमीन की सतह से करें। अवशेष ठूठों को एकत्रित करके जला दें। जिंक सल्फेट बुझा हुआ चूना प्रति नाली की दर से 15 से 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। रुपाई करते समय पौधे के ऊपरी भाग को थोड़ा सा काटकर हटा दे, जिससे इसमें उपस्थित तना छेदक के अंडे नष्ट हो सके। कीट का प्रकोप ज्यादा होने पर फेरोमोन ट्रैप लगाए। अब बात करते हैं धान का पत्ती लपेटक कीट की। ये पत्ती लपेटक का मादा कीट पौधों की पत्तियों के शीराओं के पास समूह में अंडे देती है, जिनसे 6 से 8 दिन में सुंडियां निकलकर पहले मुलायम पत्तियों को खाती है, बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों के किनारों को मोड़ देती है। बचाव के लिए खेत व आसपास की मेड़ों के खरपतवार को नष्ट कर दे। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने धान की बात की और अलग अलग तरह की जो बीमारियां इसमें हो सकती हैं, जो कीट लग सकते हैं, उसके बारे में भी एक हमने ओवरव्यू आपको दिया है। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो जरूर हमें कॉल करें और अपने सवालों के जवाब जानें। अब बात करते हैं केले के बारे में। केले फसल के प्रबंधन किस तरीके से करें, आइए जानते हैं डॉक्टर सेंगर से। सर, जैसे कि अभी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ऐसी फसल है जो कि अब लगभग पूरे देश में हमारे किसान इसकी फसल ले रहे हैं। वो जमाना गया जब कुछ एक भौगोलिक स्थितियां इसके लिए चाहिए थी। अब अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई है, जिससे ये काफी आसान हो गया है। अभी हम केले की फसल की बात करें तो क्या स्थिति है हमारे देश में? इस समय हमारे काफी किसान केले की फसल उगाने लगे हैं। पहले किसान डरते थे कि पता नहीं इसका उत्पादन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब ऐसी प्रजातियां आ गई हैं कि जो पूरे देश में लगभग सभी जगह उगाई जा सकती हैं। इसमें जो G9 प्रजाति है वो बहुत ही अच्छी है, जो पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है। ये टिश्यू कल्चर से विकसित प्रजाति है और इसका जो केला है वो देखने में बहुत सुंदर होता है और प्रत्येक पेड़ पर इसका जो घार है, घार का वजन भी वो 25 से लेकर 35 किलो तक प्राप्त हो जाता है। अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा कि जो वो फसल ले रहे हैं, इस समय उनके खेतों पे फसल ये खड़ी हुई होगी, क्योंकि इसका जो लगाने का सही समय है वो जुलाई का अंतिम सप्ताह और में या पूरे जुलाई के महीने में उसको लगा सकते हैं। कुछ किसान भाई इसको जून के अंतिम सप्ताह से बोना शुरू कर देते हैं। तो इन दोनों स्थिति में जिन लोगों ने केला लगा रखा है तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उस केले की फसल के साथ साथ वो पहले वर्ष में सहफसली खेती जरूर कर लें, क्योंकि पूरा खेत खाली रहेगा तो उनको लगेगा उनके खेत में ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ, उनको नुकसान हो रहा है। तो जो भी फसल लेना चाहे इंटरक्रॉप के रूप में पहले वर्ष में वो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि पौधे छोटे छोटे होंगे और इसमें जो फ्रूटिंग होगी वो करीब 11 से 12 महीने बाद प्राप्त होती है। इसलिए इस समय को वो यूज करें और जो भी दलहनी फसल है या वेजिटेबल्स है वो केले के साथ जरूर लें, जिससे उनको मुनाफा अधिक प्राप्त हो। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंटरक्रॉपिंग में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। केले की फसल के साथ कौन सी फसलें ले सकते हैं या फिर और कौन सी फसलें जिनके साथ केले को लगाया जा सकता है, दोनों ही स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जिन बागवानों ने मानसून में नए बाग लगाने का काम पूरा ना किया हो वो अक्टूबर माह में कर सकते हैं। इसके लिए तलवार की तरह दिखने वाले 1.5 से 2 किलो भार के अंतभुजतारी का चयन करना चाहिए, क्योंकि इनसे मिलने वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। जिन इलाकों में केले के पौधे करीब 4 फीट के हो गए हो वहाँ तने में मिट्टी चढ़ाने का काम किया जा सकता है। इस समय दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केले के साथ खीरे और चौलाई की खेती भी कर सकते हैं। वहीं बागों में तैयार फलों की तुड़ाई जारी रखें, साथ ही फलों को बाजार भेजने की समुचित व्यवस्था करें। इस माह प्रति पौधा 55 ग्राम यूरिया पौधे से 50 सेंटीमीटर दूर घेरे में हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में मिलाएं।
अक्टूबर में पौधों से फालतू पत्तियों को निकालकर बाग की सफाई करें। अगर जरूरत हो तो सिंचाई करें। सिंचाई करते समय ध्यान देना चाहिए कि पानी पौधे के तने पर सीधे ना लगे। इस समय फसल में भृंग की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 1.25 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और आधा किलो नीम की खली या 250 ग्राम अरंडी की खली प्रति पौधे की दर से तने के चारों ओर मिट्टी में मिलाएं। अधिक प्रकोप होने पर डाइमेथोएट का पौधों के ग्रीवा क्षेत्र के चारों ओर छिड़काव करें। फुजेरियम सूखा रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रभावित पौधों को निकाल दें और 1-2 किलो चूना प्रति पौधे में डालें। केले की फसल में फल की सुंडी का हमला दिखे तो तने के चारों तरफ मिट्टी में कार्बरिल 10 से 20 ग्राम प्रति पौधे में डालें। दवाओं का इस्तेमाल हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। तो बिल्कुल, चाहे वो धान की फसल हो या फिर केले की फसल हो, कृषि विशेषज्ञों की सलाह के ऊपर ही अपना कदम आधारित रखें। जो उनकी सलाह हो उसी के अनुसार ही आप रसायनों का छिड़काव करें या फिर इस्तेमाल करें। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपके कोई भी सवाल है, चाहे वो धान से जुड़ा हुआ है या फिर केले से जुड़ा हुआ है, जरूर हमें कॉल करें। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। बात करते हैं डॉक्टर दिनेश, अब जैसे कि आपने बताया कि कुछ क्षेत्रों में धान कट चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं धान की फसल है और उसमें किस किस तरह की बीमारियां हो सकती है ये भी आपने बताया। फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है मौसम की, उसको लेकर चाहे वो किसान जिन्होंने फसल काट ली है या जो काटने वाले या फिर जिनकी फसल को पकने में भी 10 से 15 दिन का समय बाकी है, दोनों ही स्थितियों में उन्हें तीनों ही स्थितियों में क्या क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय 2 प्रमुख बातें हैं। एक तो जल का सही प्रबंधन आपको करना है और दूसरा जो अपनी फसल है उसकी कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से सुरक्षा करनी है। जहां तक जल प्रबंधन की बात है, ज्यादातर हिस्सों में बहुत अच्छी बरसात अभी हाल में हुई है, तो आपको मैं नहीं समझता कि अलग से पानी लगाने की जरूरत पड़ेगी जिस स्थिति में धान की फसल है। बल्कि कहीं कहीं पर आपको जल की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहां ज्यादा बारिश हो गई है और फसल आपकी मान लो 1 हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में कटने वाली है, तो तुरंत आप कोशिश करें कि उससे आप पानी निकाल दें खेत से। इससे फायदा ये होगा कि जो फसल की आप कटाई करेंगे उसमें सहूलियत होगी। और दूसरा, अगर ज्यादा पानी खड़ा रहता है तो फसल गिरने की भी संभावना रहती है, क्योंकि बालियों का वजन वो पौधा कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी लोजिंग हो जाती है, वो गिर जाता है। दूसरी तरफ अगली फसल आपको लेनी होगी, रबी की गेहूं या जो भी फसल आप लगाएंगे, उसमें फिर देरी नहीं होगी। अगर पानी आपने खड़ा रहने दिया तो लंबे समय तक वो नमी बनी रहेगी और फिर जुताई बुआई में दिक्कत आएगी। दूसरी तरफ इस समय जो कीड़े बीमारी और फसल में आ सकते हैं उनको ध्यान देना, जैसे गंधी कीट इस समय आने की संभावना रहती है। दूसरा, जैसे नमी अब ज्यादा आपने बताया, नमी बहुत रहती है वातावरण, तो इस दशा में जो ब्लास्ट है, बदरा रोग है, उसके आने की संभावना रहती है। बैक्टीरियल ब्लाइट तो कभी भी आ सकता है, जो जीवाणु झुलसा है। इसी तरीके से इस अवस्था पे जो भूरे फुदके हैं उनके आने की संभावना ज्यादा होती है। बिल्कुल, तो सारों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए अगर ऐसे आपको लक्षण दिखाई देते। पहली बात तो है कि लक्षण समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा कीट है, उसके लक्षण क्या हैं, ये जानना सही समय पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको फसल में प्रबंधन करना है कीट और बीमारियों का, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं कार्यक्रम के, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं फोन लाइन पर। जी मिश्रा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो नंद स्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो नंद स्वरूप जी, क्या आप तक तना क्षेत्र कीट है और हिस्सा रोग लगता है, तो इसे बचने के लिए हमें कौन कौन सी तैयारी रखनी चाहिए पहले से? देखिए, सबसे जरूरी होता है जैसे कोई भी कीट प्रबंधन हो, बीमारी प्रबंधन हो, जैसा कि मिश्रा जी पूछ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि शुरू से हम क्या ध्यान रखें जिससे कि हमारी फसल में जरूरत ही ना पड़े हमें दवाई डालने की। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण किसान भाइयों फसल चक्र, जो अलग अलग फसलें हमें उगानी चाहिए, फसलों का प्रबंधन करना चाहिए जी। क्योंकि एक ही फसल लगातार धान 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 आप लेते जाएंगे खेत में तो बीमारी और कीड़े ज्यादा आएंगे। आप खेत बदल दें, इस साल आपने मान लो कै खेत में धान लिया, अगले साल कै में ले लो, तो अदल बदल के बोना चाहिए। और दूसरा, मिट्टी का स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है कीट और बीमारी कम करने में। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण
भाग है वो है पोषक तत्व प्रबंधन। कई बार किसान भाई खाली यूरिया या नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस, पोटाश, गंधक या जो दूसरे तत्व हैं उनकी मिट्टी में कमी रहती है। तो ऐसी दशा में कीट और बीमारी का हमला ज्यादा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आजकल जो हमारी फसल है उसकी वैरायटी ऐसी आ गई है जो इंसेक्ट, पेस्ट और बीमारियों के प्रति रोधिता रखती है, तो उस तरह की किस्मों का चुनाव किया जाए। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल में वैसे ही कीड़े बीमारी कम आएगी। रही बात हिस्पा कीट की और तना छेदक की, तो इस समय इन कीटों से नुकसान हो सकता है। तना छेदक तो कभी भी फसल में आ जाता है और इससे जो बाली है सफेद रंग की हो जाती है, दिखती है और आसानी से खिंच जाती है। तो इन दोनों कीट के नियंत्रण के लिए आप इस समय पे क्लोरपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं। 2 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से क्लोरपाइरीफास, या फिर आप इस समय पे जो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 3G 3% में आती है और ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने बताया किस तरीके से प्रयोग करना है और कैसे आप इसका प्रयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर कोई नुकसान होने की आशंका आपको दिखाई दे रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो सही समय पर उचित कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए बात करते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो 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 हेलो। जी जितेंद्र जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हमारा ये मंसूरी धान लगा है जो 6 महीने वाली नाटी मंसूरी बौनी, तो इस समय उसमें बालियां आ रही हैं, कहीं कहीं जो है पत्तियां कुछ सूखी हैं और उसमें जो है क्या जो है छिड़काव किया जाए, झुलसा टाइप का है। क्या उसमें कोई समस्या आ रही है आपकी फसल में? कोई मान लो बाली में दाने खराब हो रहे हैं या नहीं? दाने तो नहीं खराब हो रहे हैं जी। तो देखिए पत्तियां कुछ सूखी हैं कहीं कहीं। देखिए उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। क्या होता है कि जब हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यादा आपको, क्योंकि क्या होता है जब बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं तो नीचे की पत्तियां कुदरती तौर पे जो सूखना शुरू हो जाती हैं। 2-4 पत्ती नीचे की, क्योंकि वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और वो पत्तियां वैसे भी पुरानी हो जाती हैं। जी तो यानी सर ये सामान्य गतिविधि है। अगर सामान्य तौर पर ऐसा होता है, इसको लेकर और भी जो हमारे किसान हैं अगर वो भी अपने खेत में देखते हैं तो मतलब इसको लेकर कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता ही है। आपको ये ध्यान देना है कि पत्तियां जो है नीचे की पत्तियां या ऊपर की पत्तियां, ये आप बताइए और किस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं पत्ती में? आप हमारे साथ जितेंद्र जी बने हुए हैं क्या? शायद देखिए क्या होता है, कई बार किसान भाई थोड़ा चिंता में हो जाते हैं और फिर कई बार ऐसा होता है किसान भाई अपने आप ही पूछने लगते हैं कि जी फसल की ये स्थिति है, इसमें मैं क्या दवाई डालूं। जब बीमारी होती तभी तो हम दवाई लेते हैं। कई बार किसान भाई जबरदस्ती उसमें दवाइयाँ और छिड़काव करते रहते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। आप कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय हैं हमारे कृषि के, वहाँ संपर्क कीजिए और उसके हिसाब से आप सलाह जो भी वो दें आप अपनी फसल का प्रबंधन करें। बिल्कुल। तो देखिए ये कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा, आपकी कॉल्स का इंतजार है हमें। और जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि आज का विषय है धान फसल में कीट और बीमारियों का प्रबंधन और साथ ही केले की खेती। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं धान फसल में कीट और बीमारियों के प्रबंधन की और साथ ही केले की खेती। आइए अब बात करते हैं केले पर। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर सेंगर कि जिन किसानों ने 3 महीने पहले रोपण किया था, अब उनके खेतों की क्या स्थिति होगी? केले के जो पौधे लगाए थे उनको लेकर अभी क्या करना चाहिए उन्हें? हाँ, जिन किसान भाइयों ने केले की खेती इस बार प्रारंभ की है तो उनको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि उनके खेत में जो पौधे से पौधे की दूरी और जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको बनाए रखें। साथ साथ यदि उनके पौधे मर गए हैं कुछ, तो उनको नए पौधे लाके टिश्यू कल्चर के उस जगह स्पेस जो है उसको भर लें, क्योंकि यदि खाली हो जाएगा तो उत्पादन कम होगा। दूसरा, केले की जो फसल है उसकी जड़ जो है काफ़ी उथली होती हैं, तो इस बात का वो ध्यान रखें कि अपने केले के पौधे पर समय समय पर मिट्टी को चढ़ाते रहें। तो मिट्टी को चढ़ाने की जो स्थिति कब आती है सर? मतलब ये कैसे समझे कि मिट्टी चढ़ाने की जरूरत है? वो देखते हैं कि जब उसकी जो मैड है चारों तरफ से बनाई गई है तो उसको देख लें कि यदि वो पानी लगाने के कारण जो है थोड़ा हट गई है तो उसको चारों तरफ से थाला बना के फिर से पौधे को मजबूती दें। जितनी ज़्यादा मिट्टी चढ़ी रहेगी पौधा उतना ही मजबूत होगा, और इसकी जड़ उथली होने के कारण जब बड़ा पौधा होता है तो गिरने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसको बचाने के लिए वो समय समय पर देखते रहें, मिट्टी चढ़ाते रहें। और दूसरा, बीच में कोई भी क्रॉप है, जो भी इंटरक्रॉपिंग की क्रॉप लेना चाहते हैं वो पहले वर्ष में जरूर लें, क्योंकि जब आगे पौधे बड़े हो जाते हैं तो बीच में धूप नहीं मिल पाती तो फसल अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन प्रथम वर्ष में तो जो भी वो क्रॉप ले रहे हैं, चाहे वेजिटेबल की ले रहे हों या कोई भी सीरियल क्रॉप ले रहे हों, जहां तक मैंने देखा है काफी किसान जो है गन्ने की साथ केले की सहफसली खेती कर रहे हैं और वो ट्रंच बीज से खेती करते हैं, उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ इस बात का ध्यान रखते हैं यदि उनको सहफसली खेती किसी बड़े पौधों की करनी है तो वो उसका स्पेस लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा लेते हैं। लेकिन अब तो आपने अपना बाग लगा रखा होगा, केले के पौधे लगे हुए होंगे, तो इस समय केवल ये इंतजार ना करें कि हमको केले की फसल लेनी है, उसमें आप कोई अन्य फसल जरूर ले लें। बिल्कुल, तो कोई और फसल भी साथ में ले सकते हैं, सिर्फ केले की फसल ना ले। और उचित तरीका भी यही है ताकि जितनी भी भूमि है उससे ज्यादा आपको लाभ हो सके। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? स्वागत है मैडम आपका भी। धन्यवाद। जी सुनील जी, बताइए। अच्छा, धान में ना मैडम वो लाई टूट रहे हैं, उनका क्या कारण है? क्या टूट रहे हैं? लाइन दाने में ना कालेपन दिखा रहे हैं। दाने काले पड़ रहे हैं। दाने काले पड़ रहे हैं। आपकी बालियां निकल चुकी सारी या निकल रही हैं धीरे धीरे? हाँ, निकल चुके हैं मैडम सारी। तो जैसे बाली है, एक बाली में कितने दाने आपके काले रंग के हो रहे हैं? एक बाली में लगभग 5-6 दाने तो काले हो रहे हैं। 5-6 दाने काले हो रहे हैं एक बाली में। देखिए, दाने काले होने का कई सारे कारण होते हैं। कुछ तो हमारी जलवायु, पर्यावरण, वर्षा, इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। और तापक्रम है, जैसे ऊंचा नीचा तापक्रम में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं आजकल, बरसात की स्थिति आती है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। अगर 2-4 दाने एक बाली में आपके काले हो रहे हैं तो आपको किसी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दाने काले होंगे वो वापस आपके सही रंग में नहीं आएंगे और बाकी दाने आपके ठीक रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे बालियाँ निकलती हैं धान की और उस समय पे अगर बरसात हो जाती है तो उसके जो परागकण वगैरह होते हैं वो धुल जाते हैं और कई बार दाना खाली रह जाता है। फिर इस तरह के दानों का रंग सफ़ेद हो जाता है और बाद में इस पे सेप्रोफाइटिक फंगस, फफूंद आ जाती है एक तरह की, जिसकी वजह से उसका रंग काला हो जाता है। कई बार जीवाणुओं का इन्फेक्शन होता है कुछ, जिसकी वजह से रंग ये काला हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको कोई उपाय करने की जरूरत हो। तो मतलब ये सामान्य है, सामान्य कोई ज्यादा उनको नुकसान नहीं होगा? कुछ नहीं, बहुत ही सामान्य दशा है। और इसमें आपको इसी तरह से अब इस साल ऐसा भी हुआ है, कहीं कहीं के बालियां पूरी सफेद हो गई। अच्छा। जबकि उसमें तना छेदक नहीं था। आमतौर पे तना छेदक जब नीचे से तने को काटता है बीज से घुस के, उसकी इल्ली, तब वो बाली बड़ी आसानी से खिंच जाती है और सफ़ेद रंग की होती है। लेकिन इस बार बहुत से खेतों में ऐसा भी हुआ है कि वो बाली बाहर नहीं खिंचती। इसका मतलब तना छेदक का हमला नहीं है। तो वो ये जो पर्यावरण से संबंधित कारक हैं, कुछ हमारे मौसम जैसे पानी, हवा और इन सब की वजह से भी, तापक्रम, इनकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। जी सर, कुछ ईमेल्स भी आए हैं, वो भी हम ले लेते हैं। और ये केले के ऊपर ईमेल है, विजय कुमार उड़ीसा से है।
इनका कहना है कि इनकी मिट्टी का पीएच लेवल 7.2 है, यानी 7.2। क्या केले की खेती की जा सकती है? सर, पीएच कितना होना चाहिए केले के लिए? जी, केले की खेती के लिए 6.5 से लेके और 7.5 तक की जो सामान्य तौर पर रहता है, तो इसमें आप आराम से केले की खेती कर सकते हैं। जो इन्होंने बताया कि उनके खेत का पीएच जो है 7.2 है, वो ठीक है, लेकिन उनको आवश्यकता इस बात की है देखने कि वहाँ पे पानी का संसाधन अच्छा है कि नहीं, क्योंकि यदि पानी का संसाधन अच्छा नहीं होगा तो केले की खेती इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि केले की खेती के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। समय समय पर इसमें सिंचाई करनी पड़ती है, तो इसलिए वो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पर पानी है तो केले की खेती करें, बहुत अच्छी होगी। और साथ साथ ये ध्यान रखें कि यदि वो इंटर क्रॉपिंग करना चाहें तो उसको भी कर लें, और उसी के हिसाब से अपने पौध लगाएं कि पौधे से पौधों की दूरी को बढ़ा लें या लाइन से लाइन की दूरी को बढ़ा लें, और किसी वैज्ञानिक से पूछ कर कि किस तरह के वो सह फसली खेती करना चाहते हैं, उस तरह से अपने खेत का डिजाइन बनवाने के बाद वो केले की खेती प्रारंभ करें, उनको अच्छा मुनाफा इससे प्राप्त होगा। जी जी। एक कॉलर हैं, राज मंगल जी हैं, जिन्होंने मोतिहारी से हमें कॉल किया है। बिहार से हैं दर्शक। जी राज मंगल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? सवाल है कि धान के जो ऊपर तक पत्ता सूख रहा है, धान में ऊपर का पत्ता सूख रहा है, ठीक, ऊपर धान के ऊपर तक पत्ता सूख रहे हैं, कोई धान है, कोई धब्बे हैं उसमें धान के ऊपर के पत्ते पे एक ही पत्ता सूख रहा है या बहुत सारे पत्ते सूख रहे हैं? ना, बहुत सारे सूख रहे हैं सर। तो उसमें शुरू में मतलब पूरा पत्ता भूरा हो गया है या कहीं किसी तरह के आपने उस पे धब्बे देखो छोटे छोटे या बड़े? पहले सही था, मैंने हरियाली था, उसके बाद पत्ते सूखने के शुरू। नहीं, सीधे पत्ते सूखे आपके या धब्बे आए उस पे पहले? फोन शायद कट गया। चलिए कोई बात नहीं, पत्ता इनका सूख रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बीमारी भी हो सकती है, पोषक तत्व संबंधी कारक भी हो सकते हैं। तो इनको मैं यही सलाह दूंगा कि इनके आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या जो भी पौधों की जानकारी रखते हो उन लोगों से आप संपर्क करें, और इस बीमारी का या समस्या का समाधान वही बता सकते हैं, क्योंकि लक्षण ठीक से समझ में नहीं आए हमारे इसके। जी। अंकित राजपूत हैं, जिन्होंने देवास मध्य प्रदेश से ईमेल किया है सर ये, और ये केले के बारे में जानना चाहते हैं। केले में मुख्य रोग कौन से होते हैं, इसके लक्षण क्या है और कैसे इन रोगों से बचा जा सकता है? यानी केले के मुख्य रोग कौन से हैं और इसके लक्षण कैसे पहचाने, और अगर लक्षण दिखाई दे जाते हैं तो बचा कैसे जा सकता है इससे? वैसे केले की फसल में बहुत कम रोग लगते हैं, लेकिन इसमें पनामा डिजीज लग जाती है, तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि केले के फसल पर जब भी देखें कि उसके तने में कहीं सड़न सी दिखाई दे रही है तो यहाँ पर बेबेस्टीन का घोल बनाकर लगा दें। खेत के चारों तरफ चूना भी डाला जा सकता है, और जहाँ फसल है जिस पौध के चारों तरफ ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको भी वहाँ पर आप डाल सकते हैं। यदि ज़्यादा सड़न सी दिखाई दे रही है, पनामा डिजीज का प्रकोप बहुत ज़्यादा, तो उस पौधे को वहाँ से निकाल के दूर फेंक दें। लेकिन इस तरह के लक्षण बहुत ही कम दिखाई देते हैं। दूसरा, इसमें पत्तियों पर कभी कभी धब्बे दिखाई देते हैं, ये भी लक्षण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब कभी पत्ते धब्बे दिखाई दें या फल के ऊपर धब्बे दिखाई दें तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर 2% मैंकोजेब का सलूशन बना के उसका स्प्रे कर दें 2-3 बार खेत में, तो आपको इस रोग से निजात मिल जाएगा। तो आप इन चीज़ों को करते रहेंगे तो आपका केला सुरक्षित रहेगा। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जो टिश्यू कल्चर केला होता है वो रेजिस्टेंट वैरायटी लेके उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, क्लोनल प्रोपोगेशन किया जाता है। तो वैज्ञानिक ये कोशिश करते हैं कि उस प्रजाति को ही मल्टीप्लाई किया जाए और किसानों तक पहुंचाया जाए जिसमें रोगों का कम से कम आक्रमण होता हो। तो आप किसी भी अच्छी प्रयोगशाला से या किसी भी अच्छे संस्थान से जो आपके घर के आसपास है, आपके गांव के आसपास है, जिले में है, वहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके वैज्ञानिकों से संपर्क करके, या आपके पास कोई अनुसंधान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क करके आप जो है अच्छा पौध प्राप्त करके लगाएंगे तो आप जो है रोगों से अपनी फसल को आसानी से मुक्त रख सकते हैं। जी, आशुतोष जी हैं सर, ये हमारे दर्शक हैं सीवान बिहार से। आशुतोष जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए किस विषय पर सवाल है आपका? हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, हम आशुतोष प्रताप सिंह।
हेलो आशुतोष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हमने G9 केला लगाया है। G9 केला, ठीक है, जो कि काफी प्रचलित किस्म है। आगे बताएं। पत्ता पीला हो रहा है, पत्ते पीले हो रहे हैं सर। ये कब लगाया था आपने? जून लास्ट जुलाई फर्स्ट में लगाए थे। अच्छा, अभी इस वक्त लगाया। तो आप अभी इसे देख सकते हैं कि उसमें हो सकता है कुछ पोषण तत्वों की आवश्यकता हो। पोषण तत्व आपने कम दिए होंगे। आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मृदा की जांच करा लें, क्योंकि केले की फसल या किसी अन्य फसल के लिए 17 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। उनमें से किसी की भी डिफिशियंसी है तो वो लक्षण दिखाई देंगे। यदि आप अभी उसमें NPK की संतुलित की हुई मात्रा को डालेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका पत्ता सूख रहा है वो ठीक हो जाएगा। और जब सर्दियां पड़े, ये पत्ते जो सूखे हुए हैं उनको आप हटा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सुनिश्चित कर लें कि यदि आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो कम से कम 10 kg खाद एक पौधे के आसपास जरूर डाल दें। इसके अलावा आपके पास यदि जो अंडे की जो खली है यदि वो उपलब्ध है तो वो भी अपने जो तने के आसपास है उसको डाल दें। तने में पहले मिट्टी चढ़ाएं, उसके बाद इस खाद को डालेंगे। और साथ साथ यदि आप चाहें तो अभी यूरिया का जो आपको नैनो यूरिया है उसका एक स्प्रे कर दें, और उसके बाद देखेंगे कि आपकी पत्तियां सब हरी रहेंगी, जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती रहेगी। तो आपको आवश्यकता इस बात की है कि अपनी मृदा का परीक्षण कराने के उपरांत यदि किसी मेजर एलिमेंट्स की या माइनर एलिमेंट्स की कोई डिफिशियंसी है उसको पता कर ले, और उसके उपरांत उसी तरह से अपने खेत में डोजेस को बढ़ा दें, तो आपका केले में अच्छी ग्रोथ होगी और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे कि किन चीज़ों के डोजेस बढ़ाने हैं, यानी मात्रा बढ़ानी है ताकि अच्छी फसल आपको मिल सके। फिलहाल यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, लेंगे आगे सवाल। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं धान और केले की। इनसे जुड़े जो भी आपके सवाल हो आप हमें जरूर कॉल करें। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार सुनील कुमार जी, बताइए क्या सवाल है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आप हमें फोन कर रहे हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं? अलीगढ़ से कर रहे हैं। उसका धान का जो दाना है, धान का जो दाना है वो काला पड़ गया। वो क्या हो रहा है उसमें? काला पड़ गया है। काला सर, काला पड़ रहा है। अब आप ये बताइए कि एक बाल में कितने दाने काले हैं आपके?
सर ऊपर ऊपर है। ऊपर ऊपर और वो खाली भी होंगे दाने। हाँ हाँ। और कुछ कुछ बालों में होंगे, सब में नहीं होंगे। हाँ कुछ। हाँ देखिए, ये थोड़ा बहुत धान में इस तरह की दिक्कत आती है। एक और कॉलर ऐसे ही सवाल कर रहे थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुदरती तौर पे इस तरह के दाने हो जाते हैं क्योंकि मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। तापक्रम इस बार काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है, बारिश भी कई बार कई अलग अलग स्थितियों में धान की फसल में मिली है, जैसे बालियां निकलनी हो, और वैसे भी मतलब कुछ दाने रह जाते हैं खाली, और खाली रहने की वजह से चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने एक और हमारे कॉलर को बताया था। जी जी ठीक है डॉक्टर सेंगर, अब हम केले पर बात कर लेते हैं। केले की फसल जब हम एक बार लेते हैं या फिर बाग लगाते हैं तो ये कितने समय तक इससे फल ले जा सकते हैं केले के? किसान भाई जो केले की फसल लेते हैं तो करीब 12 से 13 महीने में इसमें फ्रूटिंग प्राप्त हो जाती है। और इस दौरान किसान भाइयों को ये चाहिए कि जो इस बार प्रथम बार बाग लगाए हुए हैं तो उनको अपना केवल एक ही तना ऊपर तक बढ़ने देना है। जब वो पौधा पूर्ण विकसित हो जाए और उसमें फ्लोरिंग होके फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए, फल बनना प्रारंभ हो, तो उस समय जो भी सकर्स हैं आसपास हैं उस समय तक लगातार निकालते रहने चाहिए। जो भी पौधे छोटे छोटे केले के आसपास दिखाई देते हैं उनको उखाड़ दें, लेकिन जैसे ही फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाए उसमें फल बनने लगे तो एक सकर्स को उसको चलने दें, क्योंकि जब ये पौधा बड़ा होगा उसके साथ साथ दूसरा पौधा चल रहा होगा, उसमें फल आ जाएंगे, तो जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण जो भोजन बनेगा वो उसी पौधे को अधिक से अधिक प्राप्त होगा, जिससे उसके फल मोटे होंगे और काफ़ी अच्छे शेप के प्राप्त होंगे। साथ साथ ये ध्यान देना है कि जब वो 1 मीटर के करीब का घार हो जाए तो जो फूल है वो नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, उस पर छोटे छोटे से जो है आपको मेल और फीमेल दोनों फ्लावर दिखाई देते हैं। तो जो नीचे का पिंक कलर का फूल है तो कुछ किसान भाई उसको ऐसे ही छोड़े रखते हैं पूरे खेत में और उसको तोड़ते नहीं है। यदि आप उसको 1 मीटर का जब आपका घार हो जाए तो उसको तोड़ के अलग कर देना चाहिए और वहां पर बेबिस्टीन का घोल बना के जहां से उसको काटते हैं, फूल को काटते हैं, वहां नीचे उसको लगा देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है कोई भी सड़न रोग फिर पैदा ना हो। और उस फूल को फेंके नहीं। किसान भाई उन फूलों को इकट्ठा करें और अपने निकटवर्ती बाजार में जाकर उसको बेच लें। एक फूल की कीमत 20 रुपए से लगा के 100 रुपए तक आसानी से किसान भाइयों को मिल जाती है, क्योंकि उस फूल की सब्जी बनाई जाती है। अच्छा। और वो सब्जी जो काफी टेस्टी होती है। अब धीरे धीरे इसका जो है प्रचार हो रहा है, लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसकी गुणवत्ता को देखते हुए उन फूलों को भी लोग काफी मात्रा में खरीदने लगे हैं। ठीक है सर। जी, एक कॉलर है संत कुमार जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है मध्य प्रदेश से। संत कुमार जी बताइए किस विषय पर है आपका सवाल? बताएं, केले पर जाना चाहते हैं या फिर धान पर? सर मैडम मेरी धान में कंदो रोग लग रहा, कंदो बोलते हैं उसको। जी 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 दाने आ गए हैं। जी ठीक है सर। इसमें दाने आ गए हैं, दाने फटक के पीला होता है, फिर वो काला हो जाता है। तो जी 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 देखिए, ये बीमारी आती है धान में, हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती है और कुछ इलाकों में आती है। इसको आभासी कर्ण नाम दिया गया है। इसमें होता क्या है कि एक फफूंद से बीमारी फैलती है और ये पीले रंग का पाउडर बन जाता है दाने में। पीले रंग की फफूंद उसमें बढ़ती है और फिर बाद में ये गहरा काला या गहरा हरा रंग का हो जाता है। ये पाउडर जो शुरू में पीला था बाद में काला हो जाता है। दाने का आकार 2 से 2.5 गुना हो जाता है। एक बाल में सारे दाने प्रभावित नहीं होते, कुछ दाने इससे प्रभावित होते हैं और इस बीमारी के कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देते। इसके लक्षण सीधे सीधे दाने पे आते हैं। इसके पहले ना पत्तों पे कोई लक्षण आते ना तने पे आते। तो इस बीमारी के शुरू में जो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इस दशा में आपको करना क्या है, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड ये एक रसायन आता है, बाजार में मिलता है, ब्लाइटॉक्स करके भी आता है। इसका 1.25 किलो, ध्यान से सुने, 1.25 किलो, 1 किलो 250 ग्राम आप 500 लीटर पानी में घोल लें और छिड़काव कर दें। इस छिड़काव को आप 10 से 12 दिन बाद भी दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें, इस तरह के दानों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो आप इनको थोड़ा अलग रखें। इस तरह के दानों को, अच्छी जो गुणवत्ता के दाने उनके साथ इसका मिश्रण आप ना करें और अगले साल हो सके तो इस तरह के दानों का आप बीज में प्रयोग ना करें। ठीक है। अब एक ईमेल ले लेते हैं सर। हमारे पास ये ईमेल आया है, पूरण सिंह है।
ये जबलपुर से हैं हमारे दर्शक, इन्होंने अपना सवाल ईमेल किया है पूरन सिंह ने। ये बता रहे हैं कि केले की खेती करना चाहते हैं, तो क्या उनके क्षेत्र में ये संभव है? जबलपुर के किसान है ये, क्या वहाँ का तापमान जो है वहाँ केले की खेती कामयाब हो पाएगी? जी, जबलपुर के आसपास के क्षेत्र में केले की खेती आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखें कि जो आप पौध प्राप्त कर रहे हैं वो अच्छे संस्थान से प्राप्त करें। और केले की खेती प्रारंभ करने के लिए आप जून में इसकी तैयारी करें। वहाँ पर अपने गड्ढे खोद लें और गड्ढे जो है 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर के आकार के होने चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी आप डिसाइड करें कि कितने लेना चाहते हैं। यदि उसमें इंटरक्रॉपिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस बढ़ा लें, और इंटरक्रॉपिंग नहीं करना चाहते हैं, केवल एक ही केले की पौधी करना चाहते हैं, तो उसके लिए 1.5 मीटर बाई 2 मीटर का स्पेस है वो बहुत अच्छा रहता है। और 1 हेक्टेयर में करीब 1300 पौधे तक आपको लगाने पड़ेंगे। 1 एकड़ में आपको 1300 पौधे लगाने पड़ेंगे। तो आप 1300 पौधे टिश्यू कल्चर के लेके आप आराम से अपने खेत में लगा सकते हैं, और 1 वर्ष बाद आपको इसमें फ्रूटिंग प्राप्त होगी, और इससे आपको करीब करीब काफ़ी अच्छा मुनाफा अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें मिल जाता है। कोशिश ये करें कि अपने खेत में जो गड्ढे तैयार किए हैं उन गड्ढों में आप फर्टिलाइज़र की मात्रा शुरू में गर्मी के दिनों में ही डाल दें। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, थोड़ा सा बेबेस्टीन डाल दें, और साथ साथ उसमें थोड़ी सी मात्रा NPK की भी डाल दें। जब ये खाद सड़ जाए, तैयार हो जाए, तो मार्केट से जो पौधे आपने प्राप्त किए हैं उन पौधों को लाके अपने खेत में रोपित कर दें, तो उससे आपकी फसल अच्छी प्राप्त होगी, और आप करीब करीब 12 महीने बाद अपने पौधों से फल को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे 12 महीने की बात की आपने, और कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे मैंने कहा था सर कि केले की जो पत्ते हैं, जो उनका तना है, उससे भी हमारे किसान लाभ ले सकते हैं, उससे भी कमाई कर सकते हैं। कैसे, बात करेंगे इस पर, लेकिन इससे पहले कॉलर है, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो, महादेव जी हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से। जी महादेव जी बताइए क्या सवाल है? पहले टेलीविजन को म्यूट कर दे। हाँ, हेलो मैडम। जी, टेलीविजन म्यूट कर दे, पहले अपना सवाल पूरा करें, जब आपके वक्त आप वापस से आवाज कर सकते हैं। जी मैडम, मैं महादेव बोल रहा हूँ। जी मैडम, म्यूट कर रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ हेलो मैडम, मेरा ना हमारे ना यहाँ पर अधिकतर फसल ना बर्बाद सी हो रही, मतलब ऐसे जी धान की फसल के बारे में पूछ रहा हूँ मैडम। मैं ना धान के बारे में जानना चाहते हैं सर, ये कह रहे हैं कि किस वजह से बर्बाद हो रही है फसल, कोई बीमारी है या फिर कुछ और है, क्या वजह चल रही है वहाँ पर? सर पत्तियों पे ना लाल लाल से छींटे आ रहे हैं। धब्बे, छोटे छोटे धब्बे आ रहे हैं, उसपे छोटे छोटे से धब्बे आ रहे हैं सर। ना तो धान बाहर आ रहा है, ठीक है, वो ना बिल्कुल नीचे ही नीचे पहले जितने ग्रोथ थी उसकी उतने में ही रुक गया हो। ये धब्बे जो है ना हल्के लाल रंग के या आपके मैरून रंग के होंगे, गहरे लाल रंग के, ऐसे कह लो आप इसको। ये क्या होता है कि लीफ स्पॉट बीमारी होती है धान की, एक पत्ते धब्बा रोग एक तरह का, और ये कई बार काफी नुकसान करती है। और इसमें किस तरह का नुकसान होता है डॉक्टर साहब? इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे धब्बे जब बन जाते हैं, धीरे धीरे इस पत्ती का रंग ही बदल जाता है, और फिर ये सूख सकती है, और इसमें आपका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं हो पाती। और अब जैसे बालियां कह रहे थे कि बालियां नहीं निकली हैं, तो बालियां हर फसल की किस्म के हिसाब से निकलती हैं, उनका एक नियत समय होता है, तो निश्चित समय पे बालियां निकलेंगी, आप चिंता ना करें, फसल अगर अच्छी है आपकी। और इस बीमारी का आप नियंत्रण करें, इसके लिए आप प्रोपेकोनाजोल नाम की एक दवाई आती है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाएं और इसका छिड़काव करें। इस छिड़काव को आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा 10 से 15 दिन के अंतर पे। अगर ये बीमारी की तीव्रता ज़्यादा है तो तुरंत इस तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि ये ऐतिहासिक बीमारी रही है। बंगाल में 1943 में जब हमारे फेमिन आया था, तब ये बीमारी एक तरह से जिम्मेदार थी। तो आप ध्यान से अपनी फसल में जो है इस रोग का नियंत्रण करें। जी, नीरज यादव एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ईमेल किया है, और नीरज यादव का हम सवाल ले लेते हैं। ये सवाल धान से जुड़ा हुआ है। नीरज यादव कह रहे हैं कि उन्होंने धान बोया है, लेकिन बालियां आने में बहुत देर लगती है, क्या वजह है, क्या करें?
देखिए, इसका कोई कारण नहीं होता। हर फसल की किस्म का अपना अपना जो बढ़वार होती है, एक नियत समय होता है। जैसे कहते हैं कोई किस्म हमारी 120 दिन में पक के तैयार होती है, तो वो 120 दिन में होगी। 120 दिन की किस्में, इसमें से 30 से 35 आप माइनस कर दें, इसमें से घटा दें, तो वो बाली के निकलने का समय होता है। आज मान लीजिए बाली निकली हमारी, तो अगले 30 से 35 दिन में ये पक जाएगी फसल। यानी पकने के 30-35 दिन पहले बालियां निकलती हैं, और वो समय बिल्कुल निश्चित है। तो उसी समय पे बालियां निकलेंगी। आपकी किस्म हो सकता देर से पकने वाली हो, लंबी अवधि की किस्म हो आपकी, इस वजह से बालियां नहीं निकली हैं। अगर आपकी फसल स्वस्थ है, सब चीज़ ठीक है, तो बालियां निकलेंगी, आप चिंता ना करें। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि चिंता करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही यहाँ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी समय बाकी है। अगर आपने कॉल नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि अगला सेगमेंट हमारे कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आइए बात करते हैं एक और कॉलर से। अतिक हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है। क्या है उनका सवाल, आइए जानते हैं अतिक जी से। हेलो हेलो जी अतिक जी, बताइए क्या सवाल है आपका। अतिक जी, किस विषय में जानना चाहते हैं आप? धान पर सवाल है या फिर केले पर? हेलो अतिक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो अतिक जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अतिक जी, अगर आप हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं तो फिर से कॉल लगाएं, जरूर आपके सवाल को हम लेंगे। और सर कुछ और ईमेल आए हुए हैं। ये रुचि कुशवाहा हैं जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से सवाल हमें भेजा है और इनका ये सवाल धान पर है। तो ये जानना चाहती है कि धान के खेत में खैरा रोग लगा है, इसका उपाय बताएं। देखिए, खैरा रोग मोटे तौर पे जब हम धान की रोपाई करते हैं और उसमें ब्यात बन रहा होता है तब ज्यादा आता है। हालांकि किसी भी अवस्था पे आ सकता है, तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उसकी जिंक की आवश्यकता बढ़ती जाती है, तो बाद में भी आ सकता है। इसमें क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट और भूरे रंग के, जैसे चॉकलेट का रंग होता है उसके छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, फिर वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं और पूरी पत्ती भूरी हो जाती है, भूरी होकर सूख जाती है। अगर इस दशा पे आपके धान में खैरा रोग आया है तो काफी नुकसान हो सकता है उसकी बालियों में दाने ही ना बने इस अवस्था पे, तो आपको तुरंत ध्यान देना है। लगे हाथ एक और धान से जुड़ा ही सवाल ले लेते हैं। ये अनिल मलिक हैं जिन्होंने फेसबुक से हमें ये सवाल भेजा है और इनका सवाल मैं पढ़ दूं। इनका कहना है कि 1509
धान की किस्म में बालियां आते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, जैसे जस्ते की बात चल रही थी तो जस्ते की कमी या जिंक की कमी के लिए उन किसान भाइयों को तुरंत 0.5% जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 7H2O वाला जिंक लें आप, जिसमें 21% होता है। उसका आप छिड़काव करें 2 बार 8-10 दिन के अंतर पे। और ये जो बालियां 1509 में आपकी निकल रही है या निकलने वाली, क्या सावधानियां बरतें? सिर्फ आप अपनी फसल पर निगरानी रखें, अगर कोई समस्या उसमें आपको दिखाई देती है उसका समाधान करें। कीड़े मकोड़े बीमारी, इस पे इस समय नजर रखनी है। सही मात्रा में आप उसमें पानी बना के रखें। और ये महेंद्र केवट हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, फेसबुक से इन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है। ये कह रहे हैं कि धान रोपने से पहले भिंडी प्याज की खेती क्या की जा सकती है, मतलब धान अगर वो ले रहे हो तो उससे पहले क्या भिंडी की उसी खेत पर या फिर प्याज की खेती कर सकते हैं? जी, प्याज की खेती आप कई मौसमों में प्याज की खेती होती है, अलग अलग समय पे होती है। तो भिंडी की फसल अगर आप गर्मियों में ले रहे हैं तो उसके बाद निश्चित तौर पे आप धान की खेती कर सकते हैं। इसी तरीके से प्याज के बाद भी आप धान की खेती कर सकते हैं। प्याज आप दिसंबर जनवरी में लगा सकते हैं, जो आपकी मई तक कट जाएगी, और उसके बाद आप धान लगा सकते हैं। इसी तरीके से गर्मियों में जो फरवरी मार्च में आप भिंडी लगाते हैं वो मई जून तक कट जाएगी, तैयार हो जाएगी, और उसमें भी आप धान लगा सकते हैं। यानी इन दोनों फसलों के बाद आप धान, खरीफ वाला धान आप लगा सकते हैं। जी, एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मोहन जी है महाराष्ट्र से हमारे दर्शक। मोहन जी, किस बारे में जानना चाहते हैं? धान की बालियां निकल रही है, चाहे जगह जगह। हाँ तो हाँ धान के बारे में। अच्छा ठीक है, धान के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है? फोन कट गया शायद उनका। कुछ बोल रहे थे बालियां निकलने वाली। देखिए, एक दो बातें और हैं इसमें धान में जो किसान भाइयों को ध्यान में देनी है। खास करके दाने में जब दूध बनता है उस अवस्था पे गंदी कीट आने की संभावना रहती है। छोटे से कीड़ा होता है, इसके आपके एक इंसेक्ट होता है, इसकी जो वयस्क होते हैं और बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, दोनों क्या करते हैं, धान के जो दाने होते हैं उनमें से दूध पीते हैं, उसका एक तरह से दूध को चूस लेते हैं और दाने खाली रह जाते हैं। अगर इनका प्रभाव ज्यादा होता है फसल के ऊपर, उस खेत से अगर आप निकलते हैं तो एक बदबू सी भी आती है। इनकी जो आपके एक तरह से लैट्रिन होती है वो पत्तों पे ये डाल देते हैं और फिर उस पर फफूंद उग जाता है जो काले रंग का पत्ते को कर देता है। तो कुल मिला के इसका रोकथाम आपको करना है। मेलाथियान नाम की धूल आती है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुरकाव करें। ठीक है डॉक्टर सेंगर, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो बहुत जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि केले के जो वृक्ष हैं उन्हें हमें आंधी तूफान में भी सहारा देने की जरूरत होती है, यानी वो झुके नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये सबसे एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि केले की फसल में जब घार लगता है तो उसमें वजन ज़्यादा हो जाता है और वजन अधिक होने के कारण पौधे गिरते बहुत हैं और उस पर इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर मिट्टी चढ़ाते रहें और जब फ्रूटिंग हो जाए, फल आए, तो एक घार को दूसरे पौधे के तने से रस्सी से बांध दें, जिससे दूसरे पौधे का सपोर्ट एक दूसरे पौधे को मिलता रहेगा। जी। जो सहारा मिलेगा, इससे पौधे कम गिरेंगे। और यदि आपके पास बांस उपलब्ध है तो बांस की कैंची बना के, जो पौधे झुक गए हैं तो उसमें कैंची बना के उस घार को सपोर्ट करें। कैंची मतलब कुछ ये ऐसे शेप बना क्रॉस करके इस तरह से कैंची बनाए और इस कैंची से उसको जो सपोर्ट कर देंगे तो आपका जो पौधा गिरेगा नहीं और आपका नुकसान कम होगा। लेकिन आप जो घार है उस घार के ऊपरी हिस्से पर रस्सी से बांध के दूसरे पौधे के तने से उसको बांध देंगे, क्रॉस करके बांध देंगे एक दूसरे पौधे को, तो वो पौधे कम गिरेंगे और आपका नुकसान कम होगा। इस बात का विशेष रूप से सभी को ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेंगर, और हमारे साथ लगातार आप भी बने रहे और आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी किस तरीके से हमारे दर्शक जो है जिन्होंने धान की फसल ली है उन्हें क्या करना चाहिए, कीट बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें। तो हमारे साथ डॉक्टर दिनेश जी भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में समय निकाला। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जी, इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि हमारा अगला विषय क्या है जिस पर हम कल
कल का विषय जो हमारा क्या है उस पर हम बात करेंगे। कल हमारा विषय है नस्ल सुधार के लिए भारत सरकार की योजना, और साथ ही दूसरा विषय होगा ऊंट की विशेषताएं और जीविका में सहभागिता। तो दोनों ही विषय से जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे, और अगर आपके कोई सवाल है दोनों विषय से जुड़े हुए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, हमारा ईमेल पता hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हम तक फेसबुक और साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी पहुंचते हैं। तो आपको बता दें, फेसबुक पर जाने के लिए हेलो किसान DD लाइव ये हमारा आईडी है। इंस्टा पर हम hello.kisan नाम से हैं, और वहीं आप अगर ट्विटर पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हेलो किसान DD से आप हमारा आईडी सर्च कर सकते हैं। और कॉल सेंटर नंबर भी नोट कर लें। कॉल सेंटर पर भी आप कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है DD किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करें और हमारे कॉल सेंटर पर अपने रिकॉर्ड करवाएं सवाल। तो ये तमाम तरीके थे जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और एक और आसान तरीका आपको बता दें, जहां पर आप चाहे तो हमारे एपिसोड्स देख सकते हैं, आज के कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। ये हमारा YouTube ID है, इसे आप स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल से जुड़े पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं किसी जानकारी के लिए तो वो भी आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ भी अपनी राय या फिर अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ज़रूर हमारे किसान हमारे सभी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जुड़ेंगे और अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।